हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंधन, जो आपके आरएएस मेंस के जीएस पेपर 1 का जो यूनिट 3 है उसमें पार्ट बी में आता है। और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्यों पर बनाए रखती है और अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। तो अभिप्रेरणा का अर्थ उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्यों पर बनाए रखती है और अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक क्या है? मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है। ठीक है, जो क्या करता है? व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है कार्यों के प्रति, कार्यों पर बनाए रखता है हमेशा और अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है। अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा नकारात्मक प्रकृति को सकारात्मक प्रवृत्ति में बदलती है, कार्मिकों के निष्पादन स्तर में वृद्धि करती है, सांगठनिक लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करती है, सहयोगी कार्य वातावरण का निर्माण करती है, कार्मिकों को बदलाव के लिए तैयार करती है, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि करती है, समूह भावना का विकास करती है, साथ ही मनोबल में वृद्धि करती है। तो अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक में बदलती है, कार्मिकों के निष्पादन स्तर में वृद्धि करती है, सांगठनिक लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करती है, सहयोगी कार्य वातावरण का निर्माण करती है, कार्मिकों को बदलाव के लिए तैयार करती है, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि करती है, समूह भावना का विकास करती है, साथ ही मनोबल में वृद्धि करती है। अभिप्रेरणा के प्रकार या तकनीकें। प्रेरक के आधार पर इनके प्रकार निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं? धनात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, मौद्रिक अभिप्रेरणा, अमौद्रिक अभिप्रेरणा। तो धनात्मक अभिप्रेरणा क्या है? पुरस्कार व प्रशंसा से व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है धनात्मक अभिप्रेरणा में। नकारात्मक अभिप्रेरणा में भय, दंड व दबाव से व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है। वहीं मौद्रिक अभिप्रेरणा में आर्थिक प्रलोभन पर आधारित, जैसे वेतन भत्ते, लाभ में हिस्सेदारी, बोनस, सेवानिवृत्ति, परिलाभ, भविष्य निधि के आधार पर इनको अभिप्रेरित किया जाता है। वहीं अमौद्रिक अभिप्रेरणा में मानसिक प्रेरणा पर आधारित है। इसमें वित्तीय तत्व का लोप हो जाता है, जैसे पद स्थिति, सेवा सुरक्षा, कैरियर विकास, कार्य मान्यता के आधार पर यहाँ पर अभिप्रेरणा दी जाती है। तो धनात्मक अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार प्रशंसा के आधार पर, नकारात्मक अभिप्रेरणा जैसे भय और दंड और दबाव से व्यक्ति को प्रेरित किया जाए, मौद्रिक अभिप्रेरणा जो आर्थिक प्रलोभन दिया जाए, अमौद्रिक अभिप्रेरणा जिसमें मानसिक प्रेरणा पर आधारित हो, वित्तीय स्थिति लोभ जैसे पद स्थिति हो गई, सेवा सुरक्षा, कैरियर विकास आदि के आधार पर। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन से हैं? एक तो परंपरागत सिद्धांत है, एक है आधुनिक सिद्धांत। तो परंपरागत सिद्धांत कौन से हो गए? जैसे भय व दंड का सिद्धांत हो गया, पुरस्कार का सिद्धांत हो गया, गाजर व छड़ी का सिद्धांत हो गया। वहीं आधुनिक सिद्धांत में कौन कौन से हैं? XY सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत और द्विघटकीय सिद्धांत। तो परंपरागत सिद्धांत में भय व दंड का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। इसकी मान्यता है कि कार्मिक दंड के भय के कारण कार्य करता है क्योंकि व्यक्ति कष्ट से बचना चाहता है। भय व दंड का सिद्धांत क्या कहता है कि कार्मिक इस वजह से प्रेरित होता है, इस वजह से मोटिवेटेड होता है क्योंकि वो दंड के भय के कारण कार्य करता है और व्यक्ति कष्ट से बचना चाहता है। पुरस्कार सिद्धांत, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति तब तक काम करता है जब तक कि उसे काम के बदले में लाभ बराबर मात्रा में मिलता रहेगा। तो पुरस्कार सिद्धांत क्या करता है कि तब तक काम करता है जब तक उसको काम के बदले में लाभ बराबर मात्रा में मिलता रहे। गाजर व छड़ी का सिद्धांत, इस सिद्धांत की मान्यता है कि कार्मिक को उसकी कार्य उत्पादकता के अनुरूप दंड व पुरस्कार दिया जाए, मतलब गाजर भी दी जाए और उसको छड़ी भी दी जाए। अगर उसकी कार्य उत्पादकता अच्छी है तो उसको पुरस्कार दिया जाए, गाजर दिया जाए, और अगर उसको उत्पादकता सही नहीं है तो उसको दंड दिया जाए, छड़ी दी जाए। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आधुनिक सिद्धांतों की, अभिप्रेरणा के आधुनिक सिद्धांतों के। XY सिद्धांत, ये डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। ये सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर ने।
एक्स सिद्धांत। मैकग्रेगर सिद्धांत एक्स को प्रबंधकीय निर्देशन एवं नियंत्रण का पारस्परिक सिद्धांत बताया है। वाई सिद्धांत, यह व्यवहारवादी और सहभागी प्रबंधकीय विचारधारा से संबंधित है। तो एक्स सिद्धांत के अनुसार एक औसत व्यक्ति कार्य के प्रति अरुचि रखता है। जो एक्स सिद्धांत के अनुसार जो एक औसत व्यक्ति होगा वो कार्य के प्रति अरुचि रखेगा। वहीं जो वाई सिद्धांत है, कार्य में शारीरिक और मानसिक प्रयास उतना ही स्वाभाविक है जितना खेलने व आराम में। एक्स सिद्धांत वाला व्यक्ति कार्य को टालने का प्रयास करता है। यहाँ पर वाई टाइप का जो व्यक्ति होगा वो मनुष्य कार्य करना चाहेगा, उसमें पहल क्षमता होती है, यह उदासीनता का व्यवहार करता है। जबकि वाई टाइप का जो सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति होगा वो आत्मनिर्देशित होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा। एक्स सिद्धांत वाला व्यक्ति बहुत कम महत्वाकांक्षी होता है, जबकि वाई सिद्धांत वाला व्यक्ति कार्य के प्रति उसमें प्रतिबद्धता होती है। एक्स सिद्धांत वाला व्यक्ति परिवर्तन विरोधी होता है, आत्म केंद्रित होता है, जबकि वाई सिद्धांत वाला व्यक्ति जिम्मेदारी लेना पसंद करता है। एक्स सिद्धांत वाला व्यक्ति निर्देशित होना पसंद करता है। तो इनसे कार्य करवाने के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है एक्स वाले व्यक्ति के प्रति। ये आर्थिक व वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर वाई टाइप का व्यक्ति जो सकारात्मक होता है, स्वयं नियंत्रित होता है, स्वयं निर्देशित होता है, ये आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम नहीं करते बल्कि स्वाभिमान व आत्मसम्मान हेतु कार्य करते हैं। तो एक्स सिद्धांत वाले व्यक्ति और वाई सिद्धांत वाले व्यक्ति क्या है, एक्स सिद्धांत कार्य के प्रति अरुचि रखता है, जबकि वो रुचि रखता है, ये कार्य को टालने का प्रयास करता है, वो कार्य करना चाहता है, पहल क्षमता होती है उसमें। यहाँ पर ये उदासीनता का व्यवहार करता है, जबकि ये आत्मनिर्देशित होते हैं। ये बहुत कम महत्वाकांक्षी होता है, कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है, ये परिवर्तन का विरोध करता है, आत्म केंद्रित होता है, जबकि ये जिम्मेदारी लेना पसंद करता है, ये निर्देशित होना पसंद करता है, ये निर्देशित होना पसंद नहीं करता। तो एक्स टाइप के व्यक्ति के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाएगा, जबकि ये वाई टाइप का सकारात्मक होगा, स्वयं नियंत्रित होगा, स्वयं निर्देशित होगा। ये आधारभूत आवश्यकताएं पूर्ति के लिए काम नहीं करते बल्कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान हेतु कार्य करते हैं। अब बात है दूसरा आवश्यकता का सिद्धांत। ये मैस्लो द्वारा प्रतिपादित है। ये विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं एवं वह उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। कार्मिक की अधूरी आवश्यकता को पता करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। ये विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, वह उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। कार्मिक की अधूरी आवश्यकता को पता करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम और संगठन संबंधी आवश्यकता क्रम। तो सबसे पहले तो उसकी जो नीचे की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शारीरिक आवश्यकता है, भोजन, जल, निद्रा मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी बेसिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। तो जैसे मूलभूत वेतन हो गया। सुरक्षा आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान सुरक्षा की ओर जाता है, जैसे भौतिक व आर्थिक बचत, आय की स्थिरता आदि, यहाँ पर जैसे भविष्य निधि, पेंशन आदि। सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान सामाजिक आवश्यकता की ओर जाता है, जैसे वो प्रेम चाहता है, स्नेह चाहता है, मित्रता चाहता है, वहीं यहाँ पर भी सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। सम्मान की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान सम्मान आवश्यकता की ओर जाता है, जैसे समाज में स्तर को बनाए रखने, पदोन्नति व विशेष पद का दर्जा मिलने से संबंधित। स्वयं पहचान की आवश्यकता, सम्मान आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान स्वयं पहचान आवश्यकता की ओर जाता है, जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आत्माकांक्षा की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले जो मैस्लो के अकॉर्डिंग जो है, इसमें उन्होंने बताया कि इसकी आवश्यकताएं 4-5 तरीके की आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले बहुत शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं सुरक्षा आवश्यकताएं आ जाती हैं। सुरक्षा आवश्यकता पूरी होने के बाद सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, दैन उसके बाद में सम्मान की आवश्यकताएं होती हैं, और उसके बाद में स्वयं पहचान की आवश्यकता होती है। तो संगठन संबंधी आवश्यकता क्रम में क्या होगा कि सबसे पहले वो मूलभूत वेतन चाहेगा,
उसके बाद में वो भविष्य निधि पेंशन वगैरह चाहेगा, सुरक्षा से रिलेटेड, सामाजिक आवश्यकताओं से रिलेटेड वो सौहार्दपूर्ण संबंध चाहेगा, सम्मान की आवश्यकताओं से रिलेटेड वो पदोन्नति, विशेष पद का दर्जा मिलना चाहिए उसको, और स्व पहचान की आवश्यकता से संबंधित करने के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस तरह की ये आवश्यकता सिद्धांत है। मैस्लो की विचारधारा की मान्यताएं, लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। मैस्लो की विचारधारा की मान्यताएं, लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। आवश्यकताओं का क्रम निर्धारित किया जा सकता है। संतुष्ट आवश्यकता से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है, इसके बाद अगली उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा का काम करती है। लोग अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। तो मैस्लो की विचारधारा क्या कहती है कि उनके लोगों का व्यवहार आवश्यकताओं से प्रभावित होता है, आवश्यकताओं का क्रम निर्धारित किया जा सकता है, जब संतुष्टि हो जाती है तो अभिप्रेरणा बंद हो जाती है, फिर अगली उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा का काम करती है। लोग अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। तो ये मैस्लो की विचारधाराओं की मान्यता है। द्विघटकीय सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, यह सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने प्रतिपादित किया था। आरोग्य घटक और प्रेरक घटक, इनका संबंध कार्यों के बाह्य वातावरण से है, जबकि प्रेरक घटक का संबंध कार्यों की विषय वस्तु से है। आरोग्य घटक, इनकी उपस्थिति असंतुष्टि कम करती है, इनकी उपस्थिति कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे नीतियाँ, प्रबंध हो गए, पर्यवेक्षण, कार्यदशाएँ, अंतर्वैयक्तिक संबंध, वेतन, स्थिति, सुरक्षा, ये क्या है? आरोग्य घटक हैं, बाह्य वातावरण है। नीतियाँ, प्रबंध हो गए, पर्यवेक्षण, कार्यदशाएँ, अंतर्वैयक्तिक संबंध, वेतन, स्थिति, सुरक्षा। जबकि प्रेरक घटक कौन से हैं? उन्नति हो गया, उत्तरदायित्व, विकास हो गया, विकास वृद्धि, मान्यता, उपलब्धि, स्वयं के द्वारा कार्य और चुनौतीपूर्ण कार्य, ये क्या हो गए? प्रेरक घटक हो गए। तो ये क्या करते हैं? कार्य संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो अपना अभिप्रेरणा वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। अब अपन पढ़ते हैं संघर्ष का प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह परस्पर अपने विचारों से असहमत या विरोधी मत रखते हैं तो ये संघर्ष की स्थिति कहलाता है। संघर्ष की स्थिति क्या होगी? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह परस्पर अपने विचारों से असहमत हों या विरोधी मत रखें तो उसे क्या कहेंगे? संघर्ष की स्थिति कहेंगे। जब व्यक्ति यह मानता है या समझता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके कार्य या वस्तु का नकारात्मक प्रभाव डाला है, तब उन दोनों के मध्य जो स्थिति उत्पन्न होती है वह संघर्ष कहलाता है। जब व्यक्ति यह मानता है या समझता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके कार्य वस्तु का नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है तो दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष के कारण, संगठन के सदस्यों के मध्य लक्ष्य भिन्नता होने पर संघर्ष होता है, मत भिन्नता होने पर, असंगति होने पर। तथ्यों की व्याख्या में अंतर या भिन्नता होने पर संघर्ष होता है। संगठन में सदस्यों द्वारा एक दूसरे से अत्यधिक अपेक्षा रखने के कारण, संगठन में सीमित साधनों की उपलब्धता के कारण, कार्यों की दूसरों पर निर्भरता के कारण, संगठन में विभिन्न पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित अस्पष्टता के कारण भी संघर्ष हो जाता है। अपर्याप्त व दोषपूर्ण संप्रेषण का होना, व्यक्तिगत गुणों की विविधता होना। संघर्ष के कारण क्या है? संगठन के सदस्यों के मध्य लक्ष्य भिन्नता होना, मत भिन्नता होना, असंगति का होना, तथ्यों की व्याख्या में अंतर या भिन्नता होना, संगठन में सदस्यों के द्वारा एक दूसरे से अत्यधिक अपेक्षा रखना, सीमित साधनों की उपलब्धता होना, कार्यों के दूसरों पर निर्भरता होना, संगठन में विभिन्न पदाधिकारियों की क्षेत्राधिकार से संबंधित अस्पष्टता होना, अपर्याप्त व दोषपूर्ण संप्रेषण का होना, व्यक्तिगत गुणों की विविधता का होना। संघर्ष से संबंधित दृष्टिकोण, संघर्ष से संबंधित दृष्टिकोण 3 तरह के हैं: परंपरागत दृष्टिकोण, मानव संबंध दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण, और अंतरावादी दृष्टिकोण या अन्योन्य क्रियावादी दृष्टिकोण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण की। इस दृष्टिकोण को मानने वालों के अनुसार संघर्ष नुकसानदायक होता है, इससे बचना चाहिए, अर्थात ये संघर्ष को संगठन की हित की दृष्टि में हानिकारक मानते हैं। इसका ध्यान संघर्ष की समाप्ति पर रहता है। मानव संबंध दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को मानने वालों के अनुसार समूह में संघर्ष स्वाभाविक प्रकृति है, इसे टाला नहीं जा सकता। कि संगठन ये मानता है कि
समूह में ये जो संघर्ष है वो स्वाभाविक है और इसे टाला नहीं जा सकता। अंतरावादी दृष्टिकोण। अन्योन्य क्रियावादी दृष्टिकोण संघर्ष से संबंधित आधुनिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को मानने वालों के अनुसार संघर्ष समूह में सकारात्मक बल की तरह कार्य करता है, समूह के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक है। तो परंपरागत दृष्टिकोण क्या मानता है कि संघर्ष नुकसानदायक है, बचना चाहिए और ये हानिकारक होता है, तो इसमें समाप्ति पर जोर देना चाहिए। क्योंकि मानव संबंध दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण कहता है कि भाई ये संघर्ष स्वाभाविक है, होता ही है जब वहाँ पे लोग रहते हैं, तो टाला नहीं जा सकता। अंतरावादी दृष्टिकोण, अन्योन्य क्रियावादी दृष्टिकोण कहता है कि आधुनिक दृष्टिकोण है, यहाँ पर संघर्ष समूह में सकारात्मक फोर्स की तरह कार्य करता है और प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष, संघर्ष के क्या फायदे हैं? सकारात्मक संघर्ष या क्रियात्मक संघर्ष। संघर्ष जो समूह के लक्ष्यों का समर्थन करता है, इसके प्रदर्शन में सुधार करता है। तो जो पॉजिटिव संघर्ष है, पॉजिटिव, उसके क्या फ़ायदे हैं? समूह के कार्य निष्पादन में वृद्धि करता है, निर्णय की गुणवत्ता में सुधार करता है, रचनात्मकता व नवाचार को बढ़ावा देता है, रुचि व जिज्ञासा को बढ़ाता है, स्वयं मूल्यांकन व बदलाव का वातावरण सृजित करता है। तो समूह के कार्य निष्पादन में वृद्धि करता है, निर्णय की गुणवत्ता में सुधार करता है, रचनात्मक कार्य नवाचार को बढ़ावा देता है, रुचि व जिज्ञासा को बढ़ाता है, स्वयं मूल्यांकन व बदलाव का वातावरण सृजित करता है। नकारात्मक संघर्ष। संघर्ष जो समूह के कार्य निष्पादन को बाधित करते हैं। कार्मिकों में अलगाव का विकास हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं, समूह की प्रभावशीलता कम करता है, संप्रेषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, समूह एकता में कमी हो जाती है, संघर्ष विवाद कभी कभी संगठन के उद्देश्यों के ऊपर चला जाता है। तो नकारात्मक संघर्ष, कार्मिकों में अलगाव का विकास हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं, प्रभावशीलता कम हो जाती है, प्रक्रिया धीमी हो जाती है, एकता में कमी पाई जाती है, कभी कभी संगठन के उद्देश्यों के ऊपर चला जाता है। संघर्ष के प्रकार। रचनात्मक संघर्ष, विध्वंसक संघर्ष, संगठनात्मक संघर्ष। रचनात्मक संघर्ष। संघर्ष जब संगठन में इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है जहां महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर वाद विवाद होता है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं, नीतियों और कार्य पद्धतियों में वांछित सुधार होता है, तो इस प्रकार के संघर्ष को रचनात्मक संघर्ष कहते हैं। रचनात्मक संघर्ष। संघर्ष जब संगठन में इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है जहां महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर वाद विवाद होता है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं, नीतियों और कार्य पद्धतियों में वांछित सुधार होता है, तो इस प्रकार के संघर्ष को रचनात्मक संघर्ष कहते हैं। विध्वंसक संघर्ष। ये वह संघर्ष है जहां संगठन के सदस्यों के मध्य एक दूसरे के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। ये गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। इस प्रकार की गतिविधियों के रहते हुए संगठन के सदस्यों के लिए सम्मिलित रूप से मिलजुल कर कार्य करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार का संघर्ष संगठन के लिए हानिकारक है। तीसरा है संगठनात्मक संघर्ष। बड़े संगठनों का ढांचा ही कुछ ऐसा होता है जिसके कारण संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की स्वायत्तता, पहल क्षमता, रचनात्मक प्रवृत्ति और आत्म अभिव्यक्ति जैसा विकास अवरुद्ध हो जाता है। संघर्ष के प्रकार। रचनात्मक संघर्ष। तो रचनात्मक संघर्ष क्या होता है कि ये वातावरण निर्मित करता है, महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर वाद विवाद होता है, योजनाओं, नीतियों, कार्यपद्धतियों में सुधार होता है और ये रचनात्मक संघर्ष कहलाता है। उसी प्रकार विध्वंसक संघर्ष कौन सा होता है? जो एक दूसरे के विपरीत गतिविधियों में लिप्त होते हों, निर्बाध रूप से चल रही हों और इनका आपस में मिलजुल कर कार्य करना कठिन हो जाता है। संगठनात्मक संघर्ष, इनका ढांचा कुछ ऐसा होता है जिसके कारण व्यक्ति की स्वायत्तता, पहल क्षमता, रचनात्मक प्रवृत्ति, आत्म अभिव्यक्ति जैसा विकास अवरुद्ध हो जाता है। संघर्ष समाप्ति की तकनीकें। संघर्षरत कार्मिकों के मध्य उचित संप्रेषण द्वारा संघर्ष समाप्त किया जाता है। संघर्ष समाप्ति के लिए संगठन से बाहर के व्यक्ति का सहयोग लेना, संगठन की संरचना में बदलाव करना अर्थात कार्मिकों के कार्यस्थल में बदलाव करना, साधनों को बढ़ाना या विस्तार करना अर्थात संगठन में साधनों का न्यायोचित वितरण करना, प्रबंधकों को संगठन में संघर्ष टालने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए, संगठनों के मध्य उचित समझौता करवाना चाहिए, सामान्य हित की बातों को उभारना और मतभेदों के बिंदुओं को दबाना चाहिए। तो संघर्ष समाप्ति की तकनीकें कौन कौन सी हैं? उचित संप्रेषण होना चाहिए जो संघर्षरत जो कर्मचारी कार्मिक हैं, या अगर संघर्ष उनमें हो रहा है कार्मिकों के मध्य तो बाहर के व्यक्ति का सहयोग लिया जा सकता है। संगठन में संरचना में बदलाव कर दें अर्थात कार्मिकों कार्यस्थल में बदलाव कर दें जिससे उनमें कम से कम टकराहट हो।
साधनों को बढ़ा दें, विस्तार कर दें, साधनों का न्यायोचित वितरण कर दें जिससे उनमें कोई समस्या नहीं हो। प्रबंधक को संगठन में संघर्ष टालने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए, उचित समझौता करवाना चाहिए, उनके मध्य जो सामान्य हित की बातें हैं उनको तो उभारें और मतभेद के बिंदुओं को दबाना चाहिए। अब बात करते हैं समय प्रबंधन की, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने उपलब्ध समय का सदुपयोग करने की ओर अग्रसर होता है। यह एक जीवन शैली है जो एक व्यक्ति को निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह उपलब्ध समय में से अधिकतम प्राप्त करने का एक प्रमुख संसाधन है। समय प्रबंधन विशिष्ट गतिविधियों पर विशेष रूप से प्रभावशीलता, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाते हुए किए जाने वाले समय खर्च पर सचेत नियंत्रण की योजना बनाना समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन विशिष्ट गतिविधियों पर विशेष रूप से प्रभावशीलता, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाते हुए किए जाने वाले समय खर्च पर सचेत नियंत्रण की योजना बनाना समय प्रबंधन कहलाता है। व्यक्ति द्वारा समय का प्रभावी व उत्पादक उपयोग करना समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन की प्रक्रिया: लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना, कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए समय सीमा का निर्धारण करना, लक्ष्य के अनुरूप संसाधनों को संगठित करना, सामान्य व दैनिक प्राकृतिक कार्यों का अधीनस्थों को प्रत्यायोजन करना, अतिरिक्त कार्यों को कम करना, अनावश्यक तनाव व दबाव को कम करना या दूर करना। समय प्रबंधन की प्रक्रिया: लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, कार्य की प्राथमिकताएं निर्धारित होनी चाहिए, समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए, लक्ष्यों के अनुरूप संगठनों की गतिविधि संगठित करना चाहिए, सामान्य व दैनिक प्रकृति के कार्यों का अधीनस्थों को प्रति प्रत्यायोजन करना चाहिए, अतिरिक्त कार्यों को कम करना चाहिए, अनावश्यक तनाव व दबाव को दूर करना चाहिए। समय प्रबंधन का महत्व है। उचित समय प्रबंधन से समय की बचत की जा सकती है, बचे हुए समय में सृजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। उचित समय प्रबंधन से अनावश्यक कार्यभार में वृद्धि नहीं होती, जिससे तनाव में कमी आती है। उच्च समय पर कार्य का निष्पादन प्रभावशाली कार्य परिणाम देता है। प्राथमिकता का निर्धारण में सहयोग होता है। कम समय में अधिक कार्य किए जा सकते हैं। उच्च समय प्रबंधन से गुणात्मक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रभावी समय प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? उद्देश्यों की अस्पष्टता, अव्यवस्थित होना। जब व्यक्ति अनुशासित व नियमों की सीमाओं के भीतर कार्य नहीं कर पाता तो वो एक अव्यवस्थित होना भी प्रबंधन की बाधाएं हैं। उचित एवं व्यापक नियोजन का अभाव, सभी कार्य स्वयं के द्वारा किया जाना अर्थात प्रत्यायोजन का प्रयोग नहीं करना। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक बाधाएं। तो समय प्रबंधन में प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? उद्देश्यों की अस्पष्टता हो, अव्यवस्थित हो, उचित व व्यापक नियोजन का अभाव हो, सभी कार्य स्वयं के द्वारा किए जाएं, प्रत्यायोजन का उपयोग नहीं किया जाए, व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक बाधाएं हों। समय की उपयोगिता के आधार पर व्यक्तियों के दो रूप, एक व्यस्त व्यक्ति, एक उत्पादक व्यक्ति। ये अनेक प्राथमिकताएं रखता है, जबकि उत्पादक व्यक्ति कुछ प्राथमिकताएं रखता है। व्यस्त व्यक्ति दरवाजे खुले रखता है, यह दरवाजे बंद रखता है। यह बहुकार्य करने वाला होता है, यह मुख्य रूप से लक्ष्य जुड़ा रहता है। ये सलाह के लिए बार बार पूछता रहता है, जबकि ये वास्तविक कार्य करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।